नमस्कार दोस्तों, आज 8 मई 2020 है और हितेश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की डेली करंट अफेयर्स में मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा वो आपको डिटेल से बताऊंगा। उससे पहले आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वहीं इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी आप लोगों के बीच करते रहें, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े और हम बेहतर जो कार्य हैं उसके लिए आगे बढ़ सकें। आज के करंट अफेयर्स का जो पहला प्रश्न है वह है आपके CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने किस भारतीय कंपनी के साथ परीक्षण किट बनाई है। कि CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने किस भारतीय कंपनी के साथ परीक्षण किट बनाई है, ये आपके पहला प्रश्न है। विकल्प ए है TCS, विकल्प बी है विप्रो, विकल्प सी जियो और विकल्प डी टाटा सन्स। तो CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने आपके टाटा सन्स के साथ मिलकर जो है परीक्षण किट जो है वो तैयार की है। ये जो करीब परीक्षण किट है इसका नाम फेलुदा रखा है, FELUD है, और ये बेहद सस्ती किट है। ये बेहद सस्ती किट है और इस किट का उपयोग आसानी से हो सकता है और ये महंगी PCR मशीनों पर क्या निर्भर नहीं है। मतलब कि ये आसानी से आप इसे कर सकते हो और इसे पेपर टेस्टिंग किट भी कहते हैं। और ये फ्रेंडली पॉकेट वाला किट है जिसे आप जेब में भी रख सकते हैं। वहीं टाटा सन्स ने अब इसका क्या कर दिया, व्यापारीकरण कर दिया, व्यवसायीकरण इसका कर दिया है। इस समझौते के तहत कोविड-19 की तेज़ी से और सटीक निदान के लिए नो हाउ का लाइसेंस भी लिया जाएगा। मतलब कि ये जो किट है जब इससे परीक्षण होंगे तो आसानी से लोगों को जो है लाइसेंस किट मिल जाएगा कि जिससे कि वो आसानी से अपना जो कोविड-19 है उसका उपचार भी करवा सकते हैं और इसे अपने पास भी रख सकते हैं और लोगों को मतलब किसी तरह की कोई जनहानि ना हो वो इस किट के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो आपके टाटा सन्स ने जो एक किट फेलुदा नाम से क्रिएट की है, यह क्लस्टर्ड रेगुलर इंटरसेप्ट शॉर्ट पॉलीड्रोमिक रिपीट आधारित तकनीक और केमिस्ट्री के पेपर स्ट्रिप मॉडल का क्या करती है, उपयोग करती है। मतलब कि ये जो मॉडल है ना, इसे ध्यान में रखना है कि पेपर स्ट्रिप मॉडल का इसमें उपयोग होता है और क्लस्टर्ड रेगुलर इंटरसेप्ट शॉर्ट पॉलीड्रोमिक रिपीट जो है उस पद्धति पर ही क्या है, आधारित है। और इसमें हमने अमेरिका के वैज्ञानिकों भी क्या लिया है, सहयोग लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह आपके विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भारत सरकार ने किस पर लगाया है। अभी हाल ही में जो राजस्व में आय कम होने के कारण भारत सरकार ने विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जो है वो लगाया है। अब ये 4 विकल्प आपके सामने दिए हैं, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल और डीजल, लोहा इस्पात और तकनीकी वस्तुओं पर। तो विशेष अतिरिक्त उत्पाद जो शुल्क है वो पेट्रोल और डीजल पर लगाया है और ये अनुच्छेद 39 के अंतर्गत लगाया जाता है किसी वस्तु विशेष पर। जब कोई आपातकालीन स्थिति या आर्थिक आपातकाल जैसी स्थिति आती है उस समय इसे लगाते हैं। और ये पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 13 रुपये लगाया है। यह भी घोषणा की गई थी कि खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि तेल विपणन कंपनियों द्वारा बढ़ोतरी को अवशोषित किया जाएगा, इसलिए इस पर ही लगाया गया है, बाकी खुदरा सामानों पर नहीं लगेगा। इस विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 42% पर विचलन के माध्यम से सभी राज्यों को जो भी पैसा आएगा वो दिया जाएगा। यह निर्णय वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और लॉकडाउन के दौरान कम मांग के कारण लिया गया है, इसलिए इस पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह आपके विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा मिशन प्रारंभ किया है। तो हाल ही में भारत सरकार ने विदेश में फंसे जो लोग हैं उनको लाने के लिए वंदे भारत अभियान प्रारंभ किया है। तो इसका विकल्प बी सही है। कौन सा मिशन प्रारंभ किया है, वंदे भारत। और जैसा आप देख पा रहे हैं डे 1 ऑफ वंदे भारत मिशन, मतलब कि एक दिन में हमारी फ़्लाइट अलग अलग देशों में जाएंगी, जैसे UAE जाएगी, ब्रिटेन जाएगी, सऊदी अरब जाएगी, सिंगापुर जाएगी और वहाँ जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं उन सबको भारत लेकर आएगी। ऐसे कुल मिलाकर 64 फ्लाइट जाएंगी और सबसे ज़्यादा फ़्लाइट केरल से 15 जाएंगी, तमिलनाडु से 11 और दिल्ली से 11 जाएंगी।
और प्रत्येक राज्य में के जितने भी लोग जो प्रवासी मजदूर वहाँ पर फंसे हुए इन देशों में, उन सब को इस अभियान के अंतर्गत क्या किया जाएगा, लाया जाएगा। दूसरा ये है कि ये जो वंदे भारत मिशन है, ये वायुयान के क्षेत्र में तो चला ही है, नौसेना ने भी इसके अंतर्गत अपना अभियान क्या किया है, प्रारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह आपके रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती कब मनाई जाती है। बिल्कुल सिंपल है कि रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती कब मनाई जाती है, तो इसका विकल्प सी सही है कि 7 मई को आपके रविन्द्रनाथ जी टैगोर, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, इनकी जो है वो जयंती मनाई जाती है। और इस बार 7 मई को 2020 को इनकी 159वीं जयंती मनाई गई। 159 जो जयंती है वो मनाई गई। इन्हें गुरुदेव भी कहा जाता है, किनको, रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। और ये एक ऐसे कवि हुए हैं जिनके द्वारा रचित बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला और भारत का राष्ट्रगान जनगण मन लिखा गया है। वहीं इन पर हाल ही में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने इनकी जयंती मनाने के लिए वर्चुअल टूर का भी क्या किया, आयोजन किया गया। इनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ और पहले भारतीय हैं जिन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किनको दिया गया, आपके रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की भी आपके क्या की है, स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह आपके एलजी पॉलीमर से किस रसायन का रसाव हुआ है। तो एलजी पॉलीमर एक जो आपके कंपनी है वो आपके कहाँ पर है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। वहाँ पर आपके स्टायरिन नामक जो रसायन है उसका क्या हुआ है, रसाव हुआ है। और इसके रसाव के कारण वहाँ पर कई लोगों की मृत्यु हो गई। और मूल कारण क्या है कि ये जो है वाष्पित होता है। क्या होता है, वाष्पित होता है। और ये फ्लेमेबल लिक्विड है जो कि मतलब हवा में उड़कर और लोगों को क्या पहुँचाता है, नुकसान पहुँचाता है। और ये पानी में कभी नहीं घुलता स्टायरिन। और ये जो आपके स्टायरिन है, ये इससे आपके जो सिंथेटिक केमिकल विनाइल बेंजीन, एथिलीन बेंजीन, सिनेमिन अथवा फिनाइल इथाइलिन जो हैं वो इससे क्या होते हैं, तैयार होते हैं। वहीं इसका उपयोग रबर, प्लास्टिक, इंसुलेशन, फाइबर ग्लास, पाइप्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, फूड कंटेनर्स और कॉर्पोरेट बैंकिंग बनाने में इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। किसका, स्टायरिन का। और इसके कारण एक बड़ा हादसा विशाखापट्टनम में हुआ है जहां काफ़ी मतलब 8 से 10 लोगों की जान भी जा चुकी है। वहीं कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की समता का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था और इसका जवाब लगभग सभी लोगों ने सही दिया। और इसका जो जवाब सही दिया वो दिया बबीता पूनिया, निष्ठा गढ़वाल, व्हाट्सएप सियाग और सुभाष चंद्र। इन 4 लोगों ने इसका बहुत सही जवाब दिया, तुरंत गति से दिया। तो उनको मेरी ओर से पारितोषिक भी बहुत जल्दी दिया जाएगा। और इसका सही उत्तर है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। एक बार क्वेश्चन को देख लें कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की समता का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। तो इसका सही आंसर है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। विकल्प ए सही है और यही आंसर इन लोगों ने दिया। अब मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि ये जो प्रतिष्ठा और अवसर की जो समानता है, तो इसका उद्देश्य क्या है कि हमारे जो भारतीय संविधान है इसमें दिया गया है कि सभी लोगों को ऐसे समान मौके दिए जाएं जो अपना चहुमुखी विकास कर सकें और उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। आर्थिक समानता की अवधारणा व्यवहारिक नहीं होती है, इसलिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में सीधे तौर पर समानता का जिक्र है। अनुच्छेद 19(1) में सभी लोगों को बोलने की कार्यावधि की क्या स्वतंत्रता से जुड़ी हुई होती है, लेकिन आपके कई जगह हम समता का व्यवहार भी उपयोग में नहीं ले सकते। ये थोड़ी एक हमारे संविधान में क्या है, खामी है। वहीं आज जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है वह है आपके भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कार्यविधि की शर्त क्या होती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कार्यविधि की शर्त क्या होती है। विकल्प आपके सामने 4 दिए हुए हैं। 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु में जो भी पहले, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले, और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकता है और कोई नहीं। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अर्थात इसे हम कैग कहते हैं कि कार्यविधि की शर्त क्या होती है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको आंसर देना और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आप इस मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करवाएं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।